जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एम आई एस पी सी एस चैनल। तो आज हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी की पी टी 365 करने वाले हैं, जिसका ये पार्ट थर्ड होने वाला है। दैट इज़ पार्ट 3। इसके पहले हमने दो पार्ट्स में बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स और आई टी एंड कंप्यूटर्स वाला टॉपिक ये हमने पिछले दो पार्ट्स में कवर कर लिए थे। तो आज हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स जो होंगे वो हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एम आई एस पी सी एस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो इसके पहले हमने ऑलरेडी कवर कर लिए थे ये सारे टॉपिक्स, इसके पहले के पार्ट्स में आप जाके देख सकते हैं। ओके, तो स्पेस टेक्नोलॉजी जिसमें हमने देखा चंद्रयान 3 जो कि सक्सेसफुली कंडक्ट कराया गया थ्रू द ये स्पेस स्टेशन के माध्यम से सतीश धवन स्पेस सेंटर जो कि श्रीहरिकोटा में है। तो यहाँ से हमने सक्सेसफुली चंद्रयान 3 को लॉन्च किया और ये फाइनली सक्सेसफुल मिशन रहा। इसका जो लॉन्च व्हीकल था GSLV Mark 3 था, GSLV Mark 3। और इसमें 3 मेनली पेलोड्स थे। एक है लैंडर मॉड्यूल, प्रोपल्सन मॉड्यूल और रोवर। इसका जो की ऑब्जेक्टिव्स है, एज यू ऑलरेडी नो, दैट टू सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द लूनार सरफेस, जो कि वो भी साउथ पोल पे सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी, जो कि हमारा जो चंद्रयान 2 मिशन था उसमें सक्सेसफुली नहीं हो पाया था। हमने सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाए थे, तो उसी को इस बार हमने सक्सेसफुली कंडक्ट करा लिया। और साथ ही साथ रोवर मून में पहुंचाना था, जिससे वो हमें वहाँ की जानकारी देता रहे और इन सिटू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स वगैरह उसमें करना है। ठीक है, तो इसमें हम कुछ लैंडर पेलोड्स वगैरह समझते हैं और रोवर पेलोड्स और प्रपल्सन मॉड्यूल में पेलोड्स वगैरह जो भी हमने भेजे इसके बारे में समझते हैं। तो एक है इसमें रम्फा LP, दैट इज़ RAMBHA LP लैंगम्यूर प्रोब। तो ये मेनली ये सरफेस प्लाज्मा आयन और इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी वगैरह को देखेगा, इसको मेज़र करेगा और हमें इसकी जानकारी देगा। तो रम्फा किससे रिलेटेड है? ये आयन और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से रिलेटेड है। देन हम देखते हैं चास्टे, दैट इज़ चंद्रास सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। तो ये थर्मल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, लूनार सरफेस की थर्मल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमें बताएगा। देन इल्सा, दैट इज़ इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनार सीज्मिक एक्टिविटी। तो इसके नाम में ही है सीज्मिक, तो हमें जो भी सीज्मिसिटी से रिलेटेड जो भी डाटा होगा वो हमें इसके माध्यम से पता चलेगा। लूनार क्रस्ट और मेंटल वगैरह में उसके स्ट्रक्चर के बारे में हमें इल्सा से पता चलेगा। अगर हम रोवर पेलोड्स में देखें तो इसके अंदर सबसे पहला APXS जो कि अल्फ़ा पार्टिकल एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर, ये मेनली एलिमेंटल कंपोजिशन को डिटरमाइन करेगा। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, टाइटेनियम और आयरन। तो ये सारी चीज़ें जो भी एलिमेंट्स उसमें पाए जाते हैं उन सब के बारे में देखेगा और हमें इसकी जानकारी देगा। लूनार सॉयल वगैरह की, मेनली लूनार सॉयल और रॉक्स में इसका ये एक्सपेरिमेंट हमारा देखेगा। ठीक है, देन हम देखते हैं लिप्स LIBS जो कि लेज़र इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप होगा। ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप जो कि केमिकल कंपोजिशन देखेगा। यहाँ पे हमने एलिमेंटल कंपोजिशन देखा, यहाँ पे केमिकल कंपोजिशन का मेन जो भी मिनरलॉजिकल कंपोजिशन होगा मून क्रस्ट का, मून सरफेस का, वो हम इसमें देखेंगे। देन प्रोपल्सन मॉड्यूल में देखें तो सेप इसमें देखने को मिलेगा, जो कि स्पेक्ट्रोपोलिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ। तो इसमें हम पेलोड्स का एक्सपेरिमेंट करेंगे। इसकी स्टडी के लिए मेनली इंफ्रारेड और वेवलेंथ्स वगैरह को देखेंगे जो कि अर्थ पे इम्पैक्ट करती है, और ये सारे से रिलेटेड चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो ये हमने देख लिया रंभा, चास्टे, इल्सा, APXS, लिप्स और सेप। तो ये सारे चंद्रयान 3 मिशन से रिलेटेड हैं, पेलोड्स हैं। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं की फाइंडिंग्स क्या है जो हमने चंद्रयान 3 में देखी। तो हमें चास्टे के थ्रू पता लगा, चास्टे जो कि थर्मल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानकारी हमें दे रहा है।
तो चार्टे से हमें पता लगा कि लगभग जो चंद्रमा का टेम्परेचर है 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक है और 20 से 30 डिग्री जो कि इसका एवरेज टेम्परेचर माना जाएगा। ठीक है। और अगर एलिमेंट की बात करें जो कि हमें लिप्स के माध्यम से पता चलता है, तो इसमें सल्फ़र का कंटेंट देखा गया है साउथ पोल में, और साथ ही साथ कुछ एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन और क्रोमियम जैसे एलिमेंट्स भी देखने को मिले, डिटेक्ट हुए हैं। और इसका प्लाज्मा जो होगा बहुत थिन प्लाज्मा है, और लैंगम्यूर प्रोब ये फाइंड करता है जो कि हमने ऊपर देखा था, इसके माध्यम से हमें पता लगा कि इसका प्लाज्मा थिन प्लाज्मा है, और ये सिग्निफाई करता है कि जो भी रेडियो वेव्स होंगी वो ईज़िली स्पेस में पास हो सकती हैं। ठीक है। देन सीज़मिक एक्टिविटी, अगर हम इल्सा से जानकारी हमें जो मिली है सीज़मिक एक्टिविटी से रिलेटेड, तो यहाँ पे जो क्विक्स हैं वो उसकी पॉसिबिलिटी देखने को मिली। और क्रेटर जो कि चंद्रयान 3 का जो रोवर है उसने लगभग क्रेटर के बारे में आइडेंटिफाई किया, जो कि 4 मीटर डायमीटर का क्रेटर भी वहाँ पे देखने को मिला। लूनार की सॉयल की अगर बात करें तो प्रज्ञान रोवर जो होगा वो उसके कुछ क्लियर इम्प्रिंट अपने इंडियन एम्बलम और इसरो का जो लोगो है उसे क्लियर इम्प्रिंट नहीं कर पा रहा। इसका मतलब वहाँ की जो मिट्टी है ठोस है और वहाँ पे रॉकी टाइप का एरिया ज़्यादा देखने को मिलता है। तो जो भी लूनार सॉयल है इज़ नॉट एक्टिंग डस्टी एंड बट इट इज़ लम्पी, डिफरेंट फ्रॉम फाइंडिंग प्रीवियस मिशन, राइट। तो लूनार सॉयल के बारे में अगर हम बात करें तो इट इज़ रेगोलिथ, फ्रेगमेंटल और अनकॉन्सोलिडेटेड रॉक मटेरियल। तो रॉक मटेरियल वगैरह से बनी है, तो इस कारण से उसमें हम इम्प्रिंट नहीं कर पा रहे थे। ठीक है। तो ये हमने देखा इसकी जो मेन प्रॉपर्टीज़ हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे कोई भी ऐसा ऑर्गेनिक मैटर हमें देखने को नहीं मिला। और जो भी ये इसके कंपोनेंट्स अगर हम बोले तो ये रॉक चिप्स से बने हुए होते हैं, जो कि लूनार रोगोलिथ के कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं, और मिनरल फ्रेगमेंट्स जो हमने बात किया जो कि इम्पैक्ट और वोल्केनिक ग्लासेस वगैरह से पेक्यूलियर कंपोनेंट से, जो कि सिर्फ मून में ही देखने को मिलते हैं, और इसको हम बोलते हैं एग्लूलाइनेट्स। तो एग्लूटाइनेट्स इसको बोलते हैं, तो जो कि वो ऐसे पदार्थ जो कि सिर्फ मून में देखने को मिलते हैं, ओनली फाउंड इन मून, दैट इज़ एग्लूटाइनेट्स। तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो इससे रिलेटेड डेवलपमेंट्स हैं, इसरो ने सक्सेसफुली चंद्रयान 3 प्रपोल्सन मॉड्यूल को रिटर्न किया है फ्रॉम द लूनार ऑर्बिट टू द अर्थ ऑर्बिट। तो दिस इज़ द फर्स्ट इंस्टांस जहां हमने सक्सेसफुल इसे कंडक्ट कराया, जो कि प्रोपल्सन मॉड्यूल था वो हमने सक्सेसफुली अर्थ ऑर्बिट में वापस से उसे ला लिया। तो दिस इज़ पॉजिटिव न्यूज़। सो हम देखते हैं थोड़ा अंतर चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 के बारे में। तो ये 3 डायमेंशनल एटलास प्रिपेयर करने के लिए था, और 2019 वाला साइंटिफिक और ऑब्जर्वेशन सॉफ्ट लैंडिंग वगैरह भी करना था इसको, और साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ चंद्रयान 1 को इसको वाइड करने के लिए था कि कैसे और ज़्यादा नेक्स्ट लेवल का एक्सपेरिमेंट किया जा सके। बट वो सॉफ्ट लैंडिंग वाला चीज़ हम सक्सेसफुल नहीं कर पाए थे, बट ऑर्बिटर वाला चीज़ ये इसमें सक्सेसफुल हुआ था। तो इसमें कुछ की फाइंडिंग्स हमने देखा था चंद्रयान 1 में कि कुछ वाटर वेपर्स वगैरह हमको डिटेक्ट हुए थे, और वाटर आइस नॉर्थ पोल में डिटेक्ट हुआ था। साथ ही साथ इट कन्फर्म्स द ओशियन मैग्मा हाइपोथेसिस, और डिटेक्टेड एक्सरे सिग्नल्स और न्यू स्प्लिंच रिच रॉक्स वगैरह इसमें से हमने डिटेक्ट किया। और चंद्रयान 2 में अगर हम बात करें तो इसमें कुछ हाइड्रोक्सिल रेडिकल और वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें देखने को मिले। साथ ही साथ इसमें कुछ ऑर्गोन 40 के भी एलिमेंट्स देखने को मिले थे, और साथ ही इसमें माइनर एलिमेंट्स भी जैसे क्रोमियम और मैग्नीशियम वगैरह ये सभी लूनार सरफेस में देखने को मिले थे थ्रू द चंद्रयान 2 2019 वाले से। और इसमें कुछ सोलर फ्लेयर से भी रिलेटेड हमने इंफॉर्मेशन इकट्ठा की थी। तो अभी हम समझते हैं कि कुछ रिलेटेड लूनार मिशंस जो कि मून के मिशन हैं दुनिया में और कौन कौन से देश ने कंडक्ट कराया है और आगे आने वाले समय पे कंडक्ट कराने वाले। तो एक साउथ कोरिया का जो मिशन है देनुरी मिशन, इट इज़ रिलेटेड टू मून, ये 2022 में लॉन्च हुआ था। जापान का है हेकोटो आर मिशन, जो कि यूएई का रोवर और जापान का पेलोड दोनों लोग का कॉम्बिनेशन था इसमें। और साथ ही साथ ऑन आ लैंडर क्रैश लैंडेड हुआ था, ये मतलब सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, ये 2022 का मिशन था। तो जापान का हेकोटो आर मिशन, इसमें यूएई का रोवर और जापानीज़ पेलोड भी यूज़ हुआ था, जो कि ये सक्सेसफुल लैंड नहीं हो पाया था। देन रसिया का लूना 25 है,
रशिया का 25 लूना, तो ये 2023 में इसे लॉन्च किया गया था। देन यूएस की बात करें तो इसमें आर्टेमिस 2 जो कि एक क्रूड मिशन है और ये 2025 में प्रपोज्ड है। और इज़राइल की बात करें तो बेरिसीड 2 जो कि एक लूनार लैंडिंग मिशन होगा। इसमें 2 लैंडर होंगे और ऑर्बिटर भी एक होगा। ये भी 2025 में प्लान्ड मिशन है। ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें लूपेक्स क्या है। तो लूपेक्स एक लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन है जो कि एक जॉइंट मिशन होने वाला है जाक्सा और इसरो का। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है लूपेक्स के बारे में। ओके, तो ये हमने देख लिया चंद्रयान 3 की इन्फॉर्मेशन। और नेक्स्ट हम समझते हैं चंद्रयान सॉफ्ट लैंडिंग से रिलेटेड न्यूज़। तो हमने सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग कराया, तो इसलिए ये हमें जानना ज़रूरी है कि कैसे ये संभव हुआ और इसके कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो एक शिव शक्ति पॉइंट है जिस जगह पे, जिस स्पॉट पे विक्रम लैंडर, चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग किया, उसे हम बोलेंगे शिव शक्ति पॉइंट। और जो चंद्रयान 2 था जिस जगह पे उसकी जो क्रैश लैंडिंग हुई थी, तो उसे हम बोलेंगे तिरंगा पॉइंट। ठीक है, तो चंद्रयान 2 का जो लैंडर जिस जगह पे गया था, क्रैश हुआ था, उस जगह पे तिरंगा पॉइंट हम बोलते हैं और इसे अभी हम शिव शक्ति पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इसी दिन जो कि हम 23 अगस्त, ये राखी वाला समय था, तो 23 अगस्त का जो टाइम था, इसे हम नेशनल स्पेस डे भी मनाएंगे अब नेक्स्ट ईयर से। और उस दिन भी हमने ये मनाया था क्योंकि हम इसे सक्सेसफुली कंडक्ट करा पाए थे। तो चंद्रयान 3 जिस दिन लैंड हुआ उस दिन हम 23 अगस्त था और उसे हम नेशनल स्पेस डे के रूप में अब मनाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे। इसमें साथ ही साथ ये वर्ल्ड का पहला ऐसा मिशन बन गया सॉफ्ट लैंडिंग जो कि हमने लूनार साउथ पोल में, मून के साउथ पोल में हमने सक्सेसफुली इसे कंडक्ट कराया। और इसके अलावा 4 और ऐसी कंट्री हैं जिन्होंने मून में सॉफ्ट लैंडिंग कराई है कहीं ना कहीं। तो एक है यूएस और एक है रसिया और चाइना। तो यूएस, रसिया, चाइना, और फोर्थ कंट्री इंडिया तो है ही, साथ जो चौथी कंट्री है ये जापान है। तो जापान 5th कंट्री हो गई और 4th कंट्री हमारी इंडिया। तो यूएस हो गया, रसिया हो गया, चाइना हो गया, देन इंडिया हो गया, और 5th कंट्री जो कि रिसेंटली जापान हुई है। और इन्होंने अपना स्लिम मिशन को लॉन्च किया था मून के लिए, जो कि है स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून, दैट इज़ स्लिम मिशन। अगर पूछे कि स्लिम मिशन किसका है तो ये जापान का है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। ओके, तो नेक्स्ट हम समझते हैं सॉफ्ट लैंडिंग और हार्ड लैंडिंग के बारे में। तो सॉफ्ट लैंडिंग जो कि सॉफ्टली कंट्रोल्ड मैनर से हम किसी लैंडर को लैंड कर सके तो उसे हम सॉफ्ट लैंडिंग कहते हैं। और हार्ड लैंडिंग जो कि क्रैश हो जाए और वो अनकंट्रोल्ड हो जाए और क्रैश हो जाए, लैंडिंग साइट में क्रैश हो जाए, उसे हम हार्ड लैंडिंग बोलते हैं। लैंडिंग में क्या क्या चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ सकते हैं, तो इसमें सबसे पहले तो जो अनएक्सपेक्टेड टेरेन होता है उसका डिफ़िकल्ट टेरेन होता है, इस कारण से सेंसर एरर और सॉफ्टवेयर ग्लिचेस वगैरह प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो इस कारण से कभी हार्ड लैंडिंग भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, जैसे पिछली बार हुई थी। और डिस्टेंस की अगर बात करें तो जो लैंडर होगा वो propulsion मॉड्यूल से लगभग कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 100 किलोमीटर और 30 किलोमीटर के बीच में उसको अलग कर दिया जाएगा। तो उसके बाद फिर जो भी अपने सेंसर और सॉफ्टवेयर के माध्यम से उसको कंट्रोल किया जाता है। और अगर स्पीड बात करें तो स्पीड इसकी लगभग 6000 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड होगी। और उस 6000 प्रति आवर की स्पीड से हमें 0 तक लेके आना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे धीरे धीरे करके ये हम देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे रफ ब्रेकिंग फेस है। देन इसके बाद 30 किलोमीटर तक ऑन एवरेज ये आता है ऐसे। और ये फिर इसके बाद विक्रम होगा उसकी स्पीड रिड्यूस करने की कोशिश करेगा। और लगभग जब 100 मीटर अल्टीट्यूड में आ जाएंगे तो ये फाइन ब्रेकिंग फेज़ होता है। और इसके बाद ये धीरे धीरे करके ये ग्राउंड को टच करता है और यहाँ पे स्पीड को कम करने की कोशिश करता है। तो यहाँ से ही स्पीड की पूरी प्रोसेस कम होने की स्टार्ट हो जाती है। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज है क्योंकि वहाँ पे ऐसा कोई एटमॉस्फेयर नहीं है जिसके कारण कुछ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मिल जाए और हेल्प मिल जाए। देन हम लूनार डस्ट वगैरह भी देखते हैं जिसके कारण कैमरा का लेंस वगैरह और ये भी इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही साथ इसमें फॉल्टी रीडिंग भी देखने को मिल सकती है। तो हम समझते हैं कैसे चंद्रयान 3 चैलेंजेस को टैकल किया। तो इसमें सबसे पहले तो लार्जर लैंडिंग साइट हमने निकाला उसमें, और साथ ही साथ इसमें
लैंडिंग वेलोसिटी वगैरह को इंक्रीज़ किया, जिसको हमने कंट्रोल फॉर्म में हमें देखने को मिला। देन हमने थ्रस्टर्स को और अच्छा इम्प्रूव किया। थ्रस्टर्स को पहले वाले जो मिशन था, चंद्रयान-2 मिशन था, उसमें हमने 5 ऐसे थ्रस्टर्स को यूज़ किया था और इस वाले मिशन में हमने सिर्फ 4 थ्रस्टर्स ही यूज़ किए और ये इम्प्रूव्ड थ्रस्टर्स थे। सबसे बड़ी बात, ये इम्प्रूव्ड थ्रस्टर्स थे। साथ ही साथ अगर बात करें तो कुछ अदर इम्प्रूवमेंट भी हैं, जैसे हम इसमें लार्जर सोलर पैनल्स यूज़ कर रहे हैं। देन रिगरस टेस्टिंग वगैरह, इसको हमने काफ़ी टेस्ट किया था इसके पहले, यूज़ करने से पहले। इसके साथ इस फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी को हमने इम्प्रूव किया है। तो हम समझते हैं नेक्स्ट कि साउथ पोल हमने क्यों चुना। तो सबसे पहले तो कुछ एडवांटेजेस हैं इसमें, कि जो क्रेटर है, जो साउथ पोल वाला एरिया है, वो वहाँ पे सनलाइट नॉर्मली नहीं पहुँचती है, तो बिलियंस ऑफ ईयर्स तक वहाँ पे सनलाइट नहीं गई, अनटच्ड है। तो इस कारण से हम वहाँ पे जो भी वाटर वगैरह रिसोर्सेज अगर होंगे, पॉसिबिलिटी होगी, तो वो हम देख पाएंगे। और साथ ही साथ इट इज़ परमानेंटली शैडोड क्रेटर और एस्टिमेटेड टू होल्ड कुछ इनफ वाटर वगैरह होने की संभावना है। देन जो पोजिशनल एडवांटेज भी है फ्यूचर स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए, और इसके साथ साथ अनटैप्ड सोर्सेस वगैरह भी वहाँ पे मिल सकते हैं हमें, जैसे मरकरी, सिल्वर, ये सारी चीज़ें। देन जो भी हमने प्रीवियस स्पेसक्राफ्ट्स वगैरह भेजे हैं वहाँ पे, तो वो सारे इक्वेटोरियल रीजन्स पे मेनली थे। तो हमारे पास जो भी रिसर्च अवेलेबल है, तो वो इक्वेटोरियल रीजन वगैरह से रिलेटेड है। तो अभी साउथ पोल से भी रिलेटेड अभी हमारे पास रिसर्च अवेलेबल हो पाएंगी इसके कारण। और इसके साथ ये ईज़ियर और सेफ़र टू लैंड इक्वेटर के पास, क्योंकि ज़्यादा ईज़ियर और सेफ़र रहता है, इस कारण से हमने इक्वेटोरियल में ही पहले किए थे। और जहाँ यहाँ का टेरेन और टेम्परेचर भी ज़्यादा हॉस्पिटेबल है और सनलाइट भी वहाँ पे अबेंडेंस में पाई जाती है इक्वेटोरियल वाले रीजन में। तो जो भी सोलर पैनल्स उसमें लगे होते हैं एनर्जी के लिए, तो वो ईज़िली रिचार्ज हो पाते हैं। बट ये साउथ पोल में इस केस में नहीं है, तो इसलिए इक्वेटोरियल रीजन में ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइडल लॉकिंग। तो इसरो ने अभी रिसेंटली विक्रम लैंडर और रोवर प्रज्ञान को वापस से रिवाइव करने के लिए इसको पोस्टपोन कर दिया, इसका प्लान, और इसको हाइबरनेशन में ही रहने दिया, दैट इज़ पुट ऑन स्लीप मोड टू सर्वाइव द लूनार नाइट। तो बेसिकली लूनार नाइट में जिससे इसकी एनर्जी को सेव किया जा सके, इसलिए अभी वो स्लीप मोड में इसको डाल दिया गया है, और इसे बाद में रिवाइव किया जाएगा जब वो लूनार नाइट ख़त्म होने लग जाएगी तब। तो चंद्रयान-3 जो कि एक सोलर पावर्ड मिशन है, सोलर पैनल लगे हैं उसमें और पैनल से उसको पावर मिलती है। तो जो भी जब डायurnal टेम्परेचर रेंज जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, और चंद्रयान-3 के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना देता है कि वो मिशन इलेक्ट्रॉनिक को पूरी तरह से सक्सेसफुली कंडक्ट करा पाए, और साथ ही साथ इट विथस्टैंड द एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर ड्यूरिंग द लूनार नाइट। तो और इसमें जो लैंडर और रोवर होते हैं, ये हाइबरनेशन में डाल दिए जाते हैं, जिससे वो इस लूनार नाइट को ओवरकम कर सकें। और इसका जो टेम्परेचर, अगर हम मून की बात करें, तो डे टाइम में इसका टेम्परेचर लगभग 250 डिग्री फ़ारेनहाइट और 120 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, और नाइट में लगभग -208 डिग्री सेल्सियस तक, -208 डिग्री फ़ारेनहाइट और -130 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। तो जिस कारण से, अगर हाई डायurnal टेम्परेचर रेंज है, इसी कारण से यहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं हो पाता, और टाइडल लॉकिंग का भी एक मेन रीज़न है, जिससे मून और अर्थ एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, टाइडल लॉक्ड रहते हैं। तो टाइडल लॉकिंग का मतलब होता है सिंक्रोनाइज्ड रहना, मून का रोटेशन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, और उसका जो ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, जो ऑर्बिट होता रहता है, ये इसी का जो सिंक्रोनाइजेशन होता है, इसी को हम टाइडल लॉकिंग बोलते हैं। और ये मेनली ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है दोनों का, उसके कारण, मून और अर्थ का जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है उसके कारण दोनों बंधे रहते हैं एक दूसरे में, तो इसी को हम टाइडल लॉकिंग समझते हैं। ठीक है, तो इसके इफ़ेक्ट्स में अगर हम बोले तो इसमें मेनली सबसे पहले जो टाइड्स वगैरह आती हैं तो इसके इफ़ेक्ट्स में आ जाएंगी। और जो मून होता है, मून का सिर्फ एक पार्ट हमेशा विजिबल होता है, जिसको हम नियर साइड मून बोलते हैं, और वो 60% ऑफ द मून जो कि अर्थ से हमेशा विजिबल होता है,
और एक फार साइड मून होता है जो कि कभी भी अर्थ से विजिबल नहीं होता, वो है 40% ऑफ द एरिया। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये जो एरिया है ये लगभग इस इतना एरिया ये हमें दिखेगा, हमेशा दिखेगा, और ये वाला एरिया जो 40% एरिया ये कभी भी अर्थ से नहीं देखा जा सकता। तो ये फार साइड मून इसको बोलते हैं। और इसी रीजन में, फार साइड मून वाले रीजन में, चाइना का चियांग-ई-4 लैंडर यहाँ पे लैंड कराया है, जिसको हम ओनली लैंडर बोलते हैं, जो कि इस रीजन में अभी ये काम कर रहा है। और यहाँ पे ह्यूज क्रेटर भी देखने को मिला है, ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। साथ ही साथ इसके कारण जो टाइडल लॉकिंग के कारण है, जो इसमें शेप हम देखते हैं मून का, उसमें डिस्टॉर्शन भी है, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे को लगाते हैं, इसी कारण इनका शेप में जो भी परिवर्तन आता है, ये एक इसका मेन रीज़न है। और साथ ही साथ इसमें ऑल्टरनेटिव हाई और लो टाइड्स, जो ओशियन टाइड्स देखने को मिलती है, ये भी एक रीज़न है। और इसका जो स्लो रोटेशन हमको देखने को मिल रहा है मून का, वो भी एक टाइडल टॉर्क के कारण इसका स्पिन भी धीमा हो जाता है, और टाइडल लॉकिंग के कारण इसका रोटेशन धीमा हो जाता है। ओके, तो नेक्स्ट हम समझते हैं आदित्य L1 मिशन। आदित्य L1 मिशन, तो इसरो ने सक्सेसफुली इंडिया का जो पहला स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी क्लास सोलर मिशन को सक्सेसफुली प्लेस कर दिया इन द लैग्रेंज पॉइंट 1 L1 पॉइंट में, जो कि सन का एक पॉइंट होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं लैग्रेंज जो पॉइंट्स होते हैं। तो इसमें जैसे ये सन है, तो ऐसे 5 पॉइंट्स हैं जो कि एक स्टेबल और अनस्टेबल पोजीशन को दर्शाते हैं। तो जैसे ये अर्थ है और ये सन, तो इसके अर्थ और सन के बीच में एक L1 पॉइंट है, जो कि जिस जगह पे हमारा आदित्य L1 को हमने इस्टेब्लिश किया, वहाँ पे हमने इसको रोक के रखा। देन एक L2 पॉइंट होता है, जो कि इस साइड पे, अर्थ के दूसरे साइड पे L2 पॉइंट है, और एक L4 और एक L5, और यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में L3 पॉइंट होता है। तो L1 से लेकर L5 पॉइंट तक, जिसमें से L1, L2 और L3 मीन्स L1, L2 और L3, ये तीनों पॉइंट अनस्टेबल पॉइंट होते हैं, और L4 और L5 ये स्टेबल पॉइंट होते हैं। तो हम समझते हैं कि L1 पॉइंट ही हमने क्यों चुना, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे और इसके बारे में थोड़ा डिटेल समझते हैं। तो जो इसका लॉन्च व्हीकल था PSLV C57 था, तो ये हमें ध्यान रखना है। इसके जो साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो सबसे पहले तो कोरोना को समझना, जो अर्थ का जो आउटर लेयर है और क्रोमोस्फियर है, जो हीट वाला आउटर लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है, उसे समझना, उसकी स्टडी करना, और साथ ही साथ इसकी हीटिंग वगैरह के से रिलेटेड जो क्रोमोस्फियरिक और कोरोनल हीटिंग होती है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, आयोनाइज्ड प्लाज्मा, इन सब चीज़ों की स्टडी करना। साथ ही साथ कोरोनल मास इजेक्शंस और सोलर फ्लेयर्स के बारे में स्टडी करना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स में इंक्लूडेड है। देन इन सीटू प्रैक्टिकल और प्लाज्मा इन्वायरमेंट को समझना। देन ड्राइवर्स जिसके कारण स्पेस वेदर्स इम्पैक्ट होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें स्टडी करेंगे। तो जैसा कि हम ऑलरेडी इसमें देख चुके हैं ये सारे ऑब्जेक्टिव्स। तो आदित्य L1 में 7 टोटल पेलोड्स होंगे, जो कि 5 पेलोड्स इसरो के द्वारा होंगे और 2 बाय द इंडियन एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स। तो ये 7 पेलोड्स देखने को मिलेंगे। तो ये हम इनको डिटेल देख लेते हैं। एक है VELC, जो कि विजिबल इमिशन लाइन कोरोनोग्राफ। देन है सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेज टेलीस्कोप, जो कि स्यूट, और सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर सोलेक्स। देन हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, तो HEL-1 OS। देन इन सितु पेलोड्स होंगे कुछ, जैसे अस्पेक्स, पापा और ट्राइएक्सियल। तो अस्पेक्स का फुल फॉर्म है आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। देन प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, और एक है ट्राइएक्सियल हाई रिजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर। तो ये हमें ध्यान रखना है, इनका ओवरऑल आइडिया रहेगा मेरे पास, तो आंसर अगर क्वेश्चन आता है तो हम इन्हें सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट कुछ इसकी यूनिकनेस दे रखा है कि ये हम देख सकते हैं। देन लैग्रेंज पॉइंट के बारे में हम समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो लैग्रेंज पॉइंट एक पोजीशन है स्पेस पे, जो कि अर्थ और सन के बीच में पड़ती है,
जो कि जिसमें हम स्मॉल ऑब्जेक्ट जो कि यहाँ पे रुक सकता है, और यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल पुल होगा दो बॉडीज़ का वो बराबर होगा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नेसेसरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, जिस कारण से कम एनर्जी में हम इसे स्थापित कर सकते हैं इस पर्टिकुलर स्पेस पे, राइट। तो ये L1 पोजीशन हो गया। और जो और भी 5 ऐसे लैग्रेंज पॉइंट हैं जो कि हमने ऑलरेडी देखा इसमें, इन 5 में से L1 L2 L3 अनस्टेबल पॉइंट होंगे और L4 और L5 स्टेबल पॉइंट होंगे। इसका सिग्निफिकेंस ये है, जो L1 पॉइंट है, तो L1 पॉइंट हमने इसलिए चुना क्योंकि यहाँ पे फ्यूल कंजम्पशन कम से कम है, और साथ ही साथ L1 में हमारे पास कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन ऑफ सन हम कर सकते हैं इससे। ये हमारे पास एक एडवांटेज है L1 पॉइंट्स में, और ये नियर बाय टू द अर्थ है, दैट्स वाई इट इज़ यूज्ड एज अ L1 पॉइंट टू इस्टेब्लिश अ आदित्य L1 मिशन। ठीक है। कुछ अदर की इन्फॉर्मेशंस इससे रिलेटेड अगर हम बात करें तो नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक जॉइंट मिशन है जिसको हम सोहो मिशन बोलते हैं। तो ऐसे याद रखिए, सोहा मिशन। तो सोहो मिशन नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है जॉइंट मिशन, जिसका फुल फॉर्म है सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट मिशन, जो कि L1 पॉइंट के ही नज़दीक में इसको प्लेस किया गया है। और एक और है नासा का जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जिसको हमने L2 पॉइंट में प्लेस किया गया है, जो कि नासा का मिशन है। तो ये हमें ध्यान रखना है। कुछ अदर सोलर मिशंस भी हैं, जैसे कि पार्कर सोलर प्रोब जो कि नासा का है, देन सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेशन जो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, और कॉफू सोलर प्रोब जो कि चाइना का मिशन है। तो ये हमने सोलर से रिलेटेड मिशंस देख लिए। ओके, तो इसमें कुछ सन की डिटेलिंग कर रखी है इसमें, कि ये कुछ सन के स्पॉट्स होते हैं, देन क्रोमोस्फियर क्या होता है, कोरोना क्या होता है जो कि आउटर लेयर होती है, देन कुछ स्पॉट्स फ्लेयर जो होती है सन की, और फोटोस्फियर्स। तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम थोड़ा थोड़ा देखते हैं, इसका थोड़ा आइडिया हमारे पास रहे। फोटोस्फियर जो कि डीपेस्ट लेयर होती है सन की, ये लगभग 400 किलोमीटर तक, जो सोलर डिस्क होता है उससे 400 किलोमीटर ऊपर तक की होती है। क्रोमोस्फियर की बात करें तो ये क्रोमोस्फियर लगभग 4,000 केल्विन तक जो है इसका 4,000 केल्विन से लेकर 8,000 केल्विन तक इसका टेम्परेचर वेरी करता है। और सन स्पॉट जो कि डार्कर और कूलर होता है एज़ कम्पेयर टू द अदर पार्ट, और लोअर लेयर में देखने को मिलता है। देन सन स्पॉट एक ऐसा एरिया है जहाँ पे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग होता है, और मैग्नेटिक जो लाइंस ट्विस्टेड यहाँ पे देखने को मिल सकती है। अगर कोरोनल होल्स की बात करें तो ये भी एक ऐसा डार्क एरिया है सोलर कोरोना का, जो कि एक्सट्रीमली अल्ट्रावायलेट रेज से और सॉफ्ट एक्स रेज से इसमें देखने को मिल जाती हैं। साथ ही साथ ये डार्क होता है क्योंकि ये थोड़ा कूलर एज़ कम्पेयर टू अदर पार्ट कूलर होता है। ऐसा कूल नहीं होता, गर्म ही होता है वो भी एरिया, बट बाकी एरिया के कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो वो वहाँ से थोड़ा हल्का ठंडा होता है। देन सोलर प्रोमिनेंस, ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। कोरोना जो कि आउटर मोस्ट लेयर होती है सन की, और यहाँ का जो टेम्परेचर होता है 5 लाख केल्विन तक का, और कुछ फ्यू मिलियन तक का भी पहुँच सकता है इसका टेम्परेचर, और इसको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। ये इसमें बहुत ज़्यादा पावरफुल टेम्परेचर होता है। देन सोलर फ्लेयर्स जो कि एक जाइंट एक्सप्लोजन होता है सन का, और कोरोनल मास इजेक्शन भी इसी के पास देखने को मिलता है। देन कुछ पार्टिकल्स इसमें से जो रेडिएट करते हैं, ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इससे रिलेटेड एक जो सोलर फ्लेयर्स है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है। तो इसमें ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। तो सोलर फ्लेयर्स कैन डिस्टर्ब द ऑपरेशंस एंड स्पेस डिपार्टमेंट स्पेस डिपेंडेंट सर्विसेज, फॉर एग्जांपल जीपीएस, रेडियो, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, और साथ ही साथ सैटेलाइट इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह को डिस्टर्ब कर सकता है, पावर ग्रिड्स को डिस्टर्ब कर सकता है। देन एक्सपोज एस्ट्रोनॉट्स टू द इंक्रीज लेवल ऑफ रेडिएशन वगैरह, और सैटेलाइट कुड बी डिस्टर्ब। ये सारी चीज़ें इसके कारण डिस्टर्ब हो सकती है। तो इसमें मेंशन भी है, और ये प्रीवियस ईयर में भी ये सारी चीज़ें पूछ चुका है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं सोलर विंड। तो इसमें जो सोलर ऑरोराज होते हैं, जो मेनली पोलर रीजन में देखने को मिलते हैं। तो ऑरोराज
मेनली सोलर विंड के कारण ही देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले जो ईएसए है, सोलर ऑर्बिटर ऑफ ईएसए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, और नासा, इन्होंने डिटेक्ट किया स्मॉल जेट्स जो कि चार्ज पार्टिकल से बने। इसको हम बोलेंगे पिको फ्लेयर जेट्स। पिको फ्लेयर जेट्स, तो ये हमें ध्यान रखना पिको फ्लेयर जेट्स क्या है। तो नासा और ईएसए ने इसको डिटेक्ट किया सबसे पहले। साथ ही साथ इसको ये एक मेजर सोर्स ऑफ टू सस्टेन द सोलर विंड्स है। ये एक ऐसा मेजर सोर्स है जिसका, तो इसके बारे में समझिए। पिको फ्लेयर्स जेट जो कि एक एक्सपर्ट इंटरमिटेंटली है स्ट्रक्चर ऑफ कोरोना से ही निकल के आता है बेसिकली ये। और इसमें कुछ अर्थ की मैग्नेटिक, अगर सोलर फ्लेयर की बात करें तो अर्थ मैग्नेटोस्फीयर से इसको मेनली डिफ्लेक्ट कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये अर्थ है, तो इसकी जो मैग्नेटोस्फीयर है, ऐसे में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो ये जो फ्लेयर्स होती हैं, जैसे ये फ्लेयर्स आ रही हैं, अर्थ सन की फ्लेयर्स जो आ रही हैं, इनको ये डिफ्लेक्ट कर देता है। बट ये पर्टिकुलर पोल्स वाले एरिया से ये फ्लेयर्स जा सकती हैं, राइट। जो पोल्स वाला एरिया होता है, यहाँ से ये इंटर कर जाती हैं। दैट्स वाई पोल्स वाले एरिया में हमें ऑरोरास देखने को, तो ऑरोरास देखने को इसमें मिल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम समझते हैं गगनयान मिशन। तो अभी रिसेंटली एस्ट्रोनॉट्स के नेम को फाइनलाइज कर दिया गया फॉर द गगनयान मिशन के लिए। दैट्स वाई इट केम इनटू न्यूज़। तो अभी रिसेंटली अबॉर्ट मिशन इसको एग्जीक्यूट किया गया, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया गया। अबॉर्ट मिशन एक ऐसा टेस्ट फ्लाइट मिशन है जो कि गगनयान मिशन के पहले हम एक टेस्ट फ्लाइट कर रहे हैं, जो कि हमारा सक्सेसफुल हुआ फाइनली। ये एक तरह से डमी मिशन है। इसमें हमने डमी कैप्सूल वगैरह बैठाया और प्रॉपरली हमने इसको देखा, चेक किया कि ये क्या सक्सेसफुल हो पा रहा है या नहीं। और इसमें हमने प्रॉपर ये सारी चीज़ों का चेक किया, एक तरह से टेस्ट किया पूरा ऑल मशीनरीज़ का, तो जिसमें हमें सक्सेसफुल कंडक्ट करा पाए हम। तो अबॉर्ट मिशन हमने देखा, ये है TVD-1। ये एक सिंगल स्टेज लिक्विड रॉकेट जो कि इसमें यूज़ की गई है। तो सबसे पहले हम समझते हैं मिशन गगनयान के बारे में। तो सबसे पहले तो ये एक 3 मेंबर क्रू मिशन होगा, जो कि लगभग ऑर्बिट से 400 किलोमीटर तक का रहेगा, 400 किलोमीटर ऊपर, जो कि 3 डे मिशन होने वाला है। 3 मेंबर्स और 3 दिन का मिशन जो कि लॉन्च किया जाएगा। और लॉन्च व्हीकल इसमें मार्क 3 यूज़ करेंगे, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3। और जो मार्क 3 होगा, इसमें 3 मेनली स्टेजेस होंगे, फ्यूल स्टेजेस, जो कि सॉलिड स्टेज और लिक्विड स्टेज और क्रायोजेनिक स्टेज होगा। देन गगनयान नेशनल एडवाइजरी काउंसिल भी इसमें क्रिएट की जाएगी, जो कि इन सब चीज़ों का वो देखेगी काम। देन इसरो इंडिजिनसली इन्होंने डेवलप किया ECLSS, दैट इज़ इन्वायरमेंटल कंट्रोल एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम। तो ये इंडिजिनस डेवलपमेंट है इसरो का, तो ये हमें ध्यान रखना है। और इसके अलावा सिर्फ US, रसिया और चाइना, इन्होंने ही सिर्फ ऐसे आउटर स्पेस में मैन मिशन को सक्सेसफुल कंडक्ट करा पाए हैं, मैनेज कर पाए हैं। तो इसके अलावा अगर हम इस काम में गगनयान मिशन में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो हमारा इंडिया 4th कंट्री बन जाएगा अपने दुनिया में, ठीक है। तो अभी गगनयान प्रोग्राम के स्टेटस देखते हैं क्या है। इसका जो डिज़ाइन वगैरह है वो सारी कंप्लीट हो गया, डिज़ाइन वगैरह सब कुछ। और साथ ही साथ ह्यूमन रेटेड L-110 विकास इंजन को भी हमने सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया। विकास क्या है? विकास एक विक्रम अम्बालाल साराभाई इंजन का एक एक्रोनीम है, जो कि शॉर्टकट है विकास। ये एक लिक्विड फ्यूल्ड रॉकेट इंजन होगा। ये फैमिली ऑफ लिक्विड फ्यूल्ड रॉकेट इंजन से ही बिलोंग करता है, ठीक है। तो इसे भी हमने, और साथ ही साथ SMPS टेस्ट भी हमने कंप्लीट कर लिया। और ये व्योमित्रा जो कि एक रोबोट होगी, ये हम इसमें इस टेस्ट फ्लाइट में यूज़ किए थे, ठीक है। नेक्स्ट हम समझते हैं क्रायोजेनिक इंजन के बारे में। तो ये एक मिशन जो गगनयान में हम क्रायोजेनिक इंजन यूज़ करने वाले हैं, CE-20 है, जो कि क्रायोजेनिक इंजन के बारे में समझते हैं। तो ये फ्यूल एट अ क्रायोजेनिक टेम्परेचर में यूज़ करता है, जो कि क्रायोजेनिक टेम्परेचर कितना होता है, -150 से लेकर -273 डिग्री सेल्सियस तक का होता है क्रायोजेनिक टेम्परेचर। और ये एज़ कम्पेयर टू द अदर नॉर्मल फ्यूल, इनसे ज़्यादा पावरफुल फ्यूल होता है एज़ कम्पेयर टू द सॉलिड और लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन के मुकाबले। क्रायोजेनिक फ्यूल इज़ द मोस्ट पावरफुल, राइट। जो क्रायोजेनिक इंजन होता है मोस्ट पावरफुल इंजन होता है। और जो पहला हमने क्रायोजेनिक इंजन यूज़ किया था वो गैस जनरेटेड साइकिल पे बेस्ड था, और साथ ही साथ लिक्विड ऑक्सीजन एंड लिक्विड हाइड्रोजन उसमें
कंबाइंड यूज़ किया जाता था। इसके बाद इसरो ने सक्सेसफुली सेमी क्रायोजेनिक इंजन भी टेस्ट कर लिया है, जो कि रिफाइंड केरोसिन से चल सकता है। रिफाइंड केरोसिन से वो यूज़ करता है और उस पर काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम समझते हैं फ्रेंड्स नाविक। नाविक जो कि नेविगेशनल विथ इंडियन कोस्टलेशन, तो ये हो गया नाविक हमारा। नाविक को हम पहले IRNSS के नाम से भी जानते थे। तो अभी जो माइक्रो चिपसेट्स वगैरह नाविक के लिए बनाई गई है, तो ये इसलिए इंडिया में ही इन्हें डेवलप किया जाएगा सबसे पहले, जो माइक्रो चिपसेट्स है। तो अभी इंडिया ये प्रयास कर रहे हैं हम इसमें फ्रेंड्स कि जो भी इससे नाविक के अंदर जो भी चिपसेट्स और रिलेटेड मशीनरी यूज़ हो रही है, इंडिजिनियसली इंडिया में ही डेवलप हों, जिससे हमें जो भी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जीपीएस का जो हमने इसको जीपीएस की जगह पे हमने इसको यूज़ करना शुरू किया, तो इसी पर्पज़ से यूज़ किया क्योंकि हम बाकी चीज़ों को एक्सटर्नल जीपीएस वगैरह को रिप्लेस कर सके। तो अभी हम माइक्रोचिप वगैरह भी इंडियन मैन्युफैक्चर्ड माइक्रोचिप वगैरह यूज़ कर रहे हैं इसमें। तो पहली बार हमने ये बनाया और अभी फाइनली इसमें हम यूज़ करेंगे, राइट। तो इट इज़ सपोर्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मेटी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके, तो हम समझते हैं नाविक के बारे में। तो नाविक एक इंडिपेंडेंट स्टैंड अलोन नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। ये हमने इंडिजिनियसली इंडियन मेड है, इंडिया ने ही डेवलप किया इसे, और इसको इसरो ने मेनली डेवलप किया है, इंडिया के इसरो ने। तो इसमें 7 मेनली सैटेलाइट्स हम यूज़ कर रहे हैं, जो कि 3 सैटेलाइट होंगी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में और 4 सैटेलाइट्स होंगी जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में, इनको यूज़ किया जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है 7 सैटेलाइट्स। इसका कवरेज की बात करें तो कवरेज से रिलेटेड एक प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी पूछ चुका है। तो ये इंडिया का जो लैंड मास होगा वो पूरा का पूरा कवर करेगा, साथ ही साथ अप टू 1500 किलोमीटर्स, लगभग 930 माइल तक का अपनी बाउंड्री से, जैसे ये इंडिया है तो इसमें जो भी 1500 किलोमीटर का जो एरिया होगा वो हम पूरा इसमें कवर करने वाले हैं, राइट। तो इससे रिलेटेड ये हमें ध्यान रखना है, और यही क्वेश्चन आया था कि ये उसमें शायद क्वेश्चन में इससे कहीं ज़्यादा मेंशन कर दिया था ये, तो इसलिए वो ऑप्शन उसका गलत था। तो ये हमें ध्यान रखना है। अर्लियर इसको हम, जैसे कि मैंने बताया, IRNSS से के नाम से हम इसको जानते थे, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। तो इसमें 2 तरह की सर्विसेज ऑफ़र करता है, एक है SPS और एक है RS। तो पहला स्टैंडर्ड पोजीशन सर्विस जो कि सिविलियन यूज़र्स के लिए, और एक है रिस्ट्रिक्टेड सर्विस जो कि स्ट्रेटेजिक डिफेंस वगैरह के पर्पज़ से यूज़ किया जाएगा। तो इसकी नीड क्या पड़ी, तो जैसे मैंने बताया कि जो GPS सैटेलाइट वगैरह पे निर्भरता को कम करने के लिए बेसिकली हमने IRNSS को डेवलप किया, ठीक है। तो नाविक के एडवांटेजेस इसमें दे रखा है कि इसमें सबसे पहले तो बेटर पोजीशनिंग है, और एक्यूरेसी के साथ 10 मीटर तक की एक्यूरेसी हम इसमें बता सकते हैं। और अगर हम GPS की बात करें तो ये 20 से 25 मीटर की एक्यूरेसी देता है, ठीक है। तो नॉर्मली हम लोग जो यूज़ करते हैं GPS ही यूज़ करते हैं, और जो GPS में आप देखते होंगे कि 10 से 20 मीटर से 25 मीटर तक की एक्यूरेसी इसमें ही मिल पाती है, और जो नाविक है वो ज़्यादा एक्यूरेट है। और साथ ही साथ में अर्थ का जो सरफेस है, इसको जो भी हिमालय वगैरह में जो सिग्नल ब्लॉकेज की प्रॉब्लम होती है वो सब भी नाविक से सॉल्व आउट हो जाएगी, क्योंकि ये पूरा टारगेटेड इंडिया के लिए ही बनाया गया है, ठीक है। इसका जो एप्लीकेशंस हैं टेरेस्ट्रियल और एरियल और मैरीन नेविगेशन वगैरह में, डिज़ास्टर मैनेजमेंट में, तो ये सारे इसके तो एप्लीकेशन हो ही सकते हैं। नेक्स्ट हम समझते हैं GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन, दैट इज़ गगन। तो गगन एक रीजनल सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम है, जो कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इसरो ने के कोलैबोरेशन के साथ बनाया गया है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, AI और इसरो। देन इसका जो मेन गोल है, इट इज़ टू प्रोवाइड अ नेविगेशन सिस्टम टू असिस्ट अ एयरक्राफ्ट इन अ एक्यूरेट लैंडिंग वगैरह में। एयरक्राफ्ट को असिस्ट करने के पर्पज़ से इसको मेनली गगन को बनाया गया, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है GPS एडेड GEO ऑगमेंटेड सैटेलाइट, मतलब नेविगेशन सैटेलाइट, ठीक है। तो गगन मेनली अफ्रीका से ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन तक इसको मेनली कवर करता है। और साथ ही साथ जो गगन का प्रोजेक्ट है, ये इज टू स्टडी द आयनोस्फियरिक बिहेवियर वगैरह को भी, इंडियन रीजन के ऊपर जो भी आयनोस्फियरिक बिहेवियर है उसको भी स्टडी करना है। बेनिफिट्स एविएशन ट्रांसपोर्ट इन सब सेक्टर्स में इसका बेनिफिट है ही, हम यूज़ कर सकते हैं। और इंडिया
ऐसी थर्ड कंट्री बन गई वर्ल्ड में जो कि ऐसी इस प्रिसीजन लेवल तक पहुंच सकती है। ठीक है। देन हम नेक्स्ट देखते हैं सागर संपर्क। सागर संपर्क, तो इसमें ये एक इंडिजिनसली डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। तो डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जो कि इंडिया ने ही बनाया है। देन सागर संपर्क was inaugurated by the Ministry of Port, MOPSW, Ministry of Port, Shipping and Waterways. Then it is for the terrestrial based, mainly terrestrial based के लिए इसको बनाया गया, terrestrial based एक enhanced system के लिए, जिससे हम जो वाटर वाला एरिया है, पोर्ट वाला एरिया है, समुद्र वाला एरिया है, वहाँ पे इसको हम अच्छे तरीके से यूज़ कर सकें और एरर्स फ्री रख सकें और इनएक्यूरेसी को कम कर सकें। ठीक है। देन हम समझते हैं इसमें कि जो मेजर GNSS है वर्ल्ड पे, तो फॉर एग्ज़ाम्पल GPS, तो ये एक तरह से GPS का ही की तरह ही सिस्टम है हमारे इंडिया लेवल पे। इट प्रोवाइड द सिग्नल फ्रॉम द स्पेस, और स्पेस से मेनली इसमें सिग्नल को प्रोवाइड कराता है। ठीक है। तो ये है ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। तो जैसे हो गया GPS, एक होता है ये ग्लोनास जो कि रसिया का है, इसका फुल फॉर्म ये दे रखा है, आप लोग देख सकते हैं। देन है गैलीलियो जो कि यूरोप का है, और बाइडियो जो कि चाइना का है। तो ये हमें ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट हम समझते हैं फ्रेंड्स ग्रेविटेशनल वेव्स। तो ग्रेविटेशनल वेव्स, अभी जो भी ग्रेविटेशनल वेव्स होती हैं वो लो फ्रिक्वेंसी अपने यूनिवर्स में घूमती रहती हैं, जिसमें ग्रेविटेशनल बैकग्राउंड हूँ करके ग्रेविटेशनल कॉस्मिक बैकग्राउंड क्रिएट करता है ये। ठीक है। कॉस्मिक बैकग्राउंड हूँ HUM करके ये कॉस्मिक ऐसी बैकग्राउंड क्रिएट करता रहता है। तो ये हमें लो फ्रिक्वेंसीज होती हैं मेनली। तो हम समझते हैं ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में। तो इट इज़ लाइक अ वेव्स दैट इज़ अ रिपल इन द फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम एंड एनर्जेटिक इवेंट। तो ये एक फैब्रिक की तरह होता है। तो जैसे हम समझते हैं यहाँ पे, ये जैसे यहाँ पे फैब्रिक है। ठीक है। तो ये एक फैब्रिक है, और जो भी बॉडीज़ हैं ये इसमें रहती हैं, और एज ए फैब्रिक को ये स्पेस टाइम पे इसको बेंड कर देता है। ठीक है। तो यही चीज़ इसमें बताया गया है कि जो इट इज़ अ वेव लाइक फैब्रिक जो कि स्पेस टाइम पे क्रिएट हो जाता है, और इससे कॉज्ड बाय द मोस्ट एनर्जिक इवेंट, कोई भी ऐसा एनर्जेटिक इवेंट होता है जिसके कारण से ये फैब्रिक में जो वेव्स लाइक क्रिएट हो जाती हैं इसमें, तो वो उसी चीज़ की ये बात कर रहा है मेनली। ठीक है। तो जो एनर्जिक इवेंट्स की बात हो रही, जैसे कि ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार कोलाइजन टाइप की ऐसी कंडीशन बन गई, तो उस टाइम पे ये ग्रेविटेशनल वेव्स का देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे, तो इन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी 1960 में प्रपोज की थी। तो ये भी इसी से रिलेटेड है, ये हमें ध्यान रखना है। देन हम ओके, तो हम कुछ इसमें देखते हैं कि क्या रीजंस हैं जिस कारण से ग्रेविटेशनल वेव्स हमें देखने को मिल सकती है। तो पहला तो सुपरनोवा टाइप ऑफ कंडीशन अगर बनती है, स्टार को एक्सप्लोड कर देता है, तो उस टाइम पे ग्रेविटेशनल वेव्स हम देख सकते हैं। देन अगर दो बिग स्टार ऑर्बिट टकराती है एक दूसरे से, तो उस टाइम पे भी हम देख सकते हैं, अगर वो एक दूसरे को अगर ऑर्बिट कर रहे हैं तो हमें ये ग्रेविटेशनल वेव्स देखने को मिल सकती है। अगर दो ब्लैक होल एक दूसरे से मर्ज हो जाते हैं तो उस केस में भी, और अगर ब्लैक होल न्यूट्रॉन स्टार मर्ज हो जाते हैं तो उस केस में भी हमें ग्रेविटेशनल वेव देखने को मिल सकती है। ठीक है। तो ओके, तो सबसे पहले इसे हमने जो ग्रेविटेशनल वेव्स है इसको हमने 2015 में डिटेक्ट किया था थ्रू द लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरी जो कि है LIGO डिटेक्टर। तो LIGO डिटेक्टर के माध्यम से हमने इसको सबसे पहले डिटेक्ट किया, जो कि पहले प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन पूछ चुका है इससे रिलेटेड। और जो भी ग्रेविटेशनल वेव्स की जो हम स्टडी करते हैं उससे हमें क्या फ़ायदा होगा, सबसे पहले तो हमें यूनिवर्स के बारे में, उसके इवोल्यूशन के बारे में पता लगेगा, और हम उसके बारे में नॉलेज बेस बढ़ा सकते हैं, और साथ ही साथ जो सुपर मासिव ब्लैक होल्स वगैरह बनते हैं वो उनका हम नेचर समझ पाएंगे, और हमारे यूनिवर्स का उदय कैसे हुआ ये सारी चीज़ें हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो भी इसके अंदर जो हायर और लोअर फ्रिक्वेंसीज़ होती हैं ग्रेविटेशनल वेव्स की, तो हायर फ्रिक्वेंसी ये मेनली स्मॉलर पेयर ऑफ ब्लैक होल से निकल के आती हैं, और जो लोअर फ्रिक्वेंसीज़ होती हैं ये जो बड़े बड़े ब्लैक होल्स होते हैं वहाँ से लोअर फ्रिक्वेंसी टाइप ऑफ वेव्स निकल के आती हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट समझते हैं फ्रेंड्स ग्रेविटी और स्पेस टाइम का क्या रिलेशन है। तो आइंस्टीन ने इसके रिलेटेड एक अच्छी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी, जो कि स्पेस टाइम से ही रिलेटेड थी, जिन्होंने बताया कि ये स्पेस टाइम दोनों ही
एक अपनी एंटिटी से मतलब इंडिपेंडेंट होते हैं, वो इंडिपेंडेंट नहीं है, एक दूसरे से मिले हुए हैं स्पेस टाइम, बट ये एक फैब्रिक में वुवन है। तो जो भी हम देखने को मिलता है वो सारे वेव्स के फॉर्म में हम इसमें देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये पूरा स्पेस टाइम है और इसमें इसी फैब्रिक में ये सारे के सारे विवन हैं, और ये इसी कारण से हम ग्रेविटी और स्पेस टाइम को रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, और जितना ज़्यादा मास होगा और उतना ही एक्सट्रीम वार्पिंग होगा। वार्पिंग मतलब उतना ही ज़्यादा वेविंग हम देखने को देख सकते हैं स्पेस में। और जैसे ये, तो जितना ज़्यादा मास है, मास इसका ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम ज़्यादा वेव देख पा रहे हैं, ज़्यादा वार्प देख पा रहे हैं। यहाँ पे इसका मास सबसे कम है, तो यहाँ पे हम सबसे कम वेव्स देख पा रहे हैं, सबसे कम वार्प देख पा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे दिया है कि जितना ज़्यादा मास होगा किसी बॉडी का, उतना ही ज़्यादा मोर एक्सट्रीम होगा और और ज़्यादा वार्पिंग होगा स्पेस में। साथ ही साथ जो स्टार वॉर्प्स करते हैं, तो इन द स्पेस टाइम मोर देन द प्लैनेट, क्योंकि ये स्टार ज़्यादा बड़े होते हैं। और ब्लैक होल का जो वार्पिंग होगा वो स्टार से भी बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि ब्लैक होल उससे भी ज़्यादा बड़े होंगे। ठीक है, इसी प्रकार आइंस्टीन ने सन और अर्थ और जो भी अदर बॉडीज़ होती है वो सिमिलर कर्वेचर के माध्यम से, मतलब सिमिलर कर्वेचर बनाती हैं अपने अपने रिस्पेक्टिव पोजीशन में। जैसे ये हमने कर्वेचर क्रिएट कर रखा है यहाँ पे, तो इसी के बारे में आइंस्टीन साहब ने ये पूरी थ्योरी दी थी, तो ये हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने वार्प के बारे में आपके लिए जोड़ा है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रेविटेशनल लेंसिंग। ओके, नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल लेंसिंग। तो ग्रेविटेशनल लेंसिंग बेसिकली ये लाइट का एक ऐसा इफ़ेक्ट है जो कि स्पेस टाइम में कर्वेचर के कारण बनता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे एक कर्वेचर है और यहाँ पे सन है और मल्टीपल स्टार्स हैं, और हम कहीं दूर इस पॉइंट पे हैं। तो हमें जैसे जैसे हम नज़दीक जाते जाएंगे, तो ये इसका जो लाइटिंग है और ज़्यादा बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे हम इससे दूर जाते जाएंगे तो लाइटिंग कम होती जाएगी। तो दूर रहेंगे फिर भी हमें मैग्नीफाइड फॉर्म में ये दिखेगा, तो इस कर्वेचर के कारण। तो यही चीज़ ग्रेविटेशनल लेंसिंग दर्शाती है। तो इट इज़ एन इफेक्ट ऑन द लाइट फ्रॉम बैकग्राउंड सोर्स दैट अराइजेस एज अ रिजल्ट ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्पेस टाइम। और इसमें कुछ एक्स्ट्रा मैंने जोड़ा भी है। तो इसमें मेनली जो क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज़ वगैरह होती हैं, पॉइंट पार्टिकल्स जो होते हैं, ये लाइट्स को जो बेंड करते हैं, जो मेनली इस फैब्रिक के कारण जो लाइट बेंड हो रही है डिस्टेंट सोर्स से हमें देखने पे, अगर हम इसके टूवर्ड्स जब हम इसके पास में ट्रेवल करेंगे तो ये हमें दूसरे तरीके से दिखाई देगी। और द अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल लेंसिंग इज़ डिस्क्राइब्ड बाय अल्बर्ट आइंस्टीन। तो इनकी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से हमको ग्रेविटेशनल लेंसिंग के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलता है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट कॉन्सिक्वेंस, जैसे कि मैंने बताया कि जैसे जो लेंसिंग डिस्टॉर्शन होता है, लेंसिंग डिस्टॉर्शन ये एक तरह से मैग्नीफिकेशन है जो कि हमें अलाउ करेगा कि हम किसी दूर फार ऑब्जेक्ट को ऑब्ज़र्व कर पाएँ, और जो कि मेनली जो बहुत दूर है और ये फेंट है, मतलब नॉर्मली हम इसे नहीं देख सकते, तो इससे हम ये पॉसिबल हो पाएगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप, GMRT। तो ये मेनली एस्ट्रोफिज़िकल फिनोमिना को स्टडी करने के लिए है एट लोअर फ्रिक्वेंसी में इसको स्टडी की जाएगी। और इट इज़ ऑपरेटेड बाय NCRA पुणे, दैट इज़ नेशनल सेंटर ऑफ रेडियो एस्ट्रोफिज़िक्स, नेशनल सेंटर ऑफ रेडियो एस्ट्रोफिज़िक्स। तो ये हमें ध्यान रखना है, और साथ ही साथ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च भी इसका पार्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं पल्सार। तो पल्सार नाम से ही पता लग रहा, पल्स, तो पर पल्स टाइप का। तो इट इज़ अ डिस्टेंस रैपिडली रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार है जो कि पल्स को इमिट करता है एज अ रेडिएशन। तो ये इतना एक्यूरेट होता है कि ये पूरा मेनली बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होता है। तो इसको साइंटिस्ट इस पल्सार का कॉस्मिक क्लॉक की तरह यूज़ करते हैं, राइट। तो ये एक कॉस्मिक क्लॉक की तरह काम करता है हमारे लिए, और ये हाईली मैग्नेटाइज्ड होता है, और साथ ही साथ एंड रोटेटिंग एरा एनॉर्मस स्पीड, बहुत ज़्यादा एनॉर्मस स्पीड से रोटेट कर रहा है। पल्सार एक बीम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करता है, जिसके माध्यम से साइंटिस्ट एज अ कॉस्मिक क्लॉक की तरह इसको बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होता है, इसलिए इसको देखते हैं ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट हम समझते हैं फ्रेंड्स लीगो इंडिया प्रोजेक्ट। तो लीगो इंडिया प्रोजेक्ट इज़
पार्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क, जो कि लीगो का जो पार्ट है एक तरह से। तो यूनियन कैबिनेट ने अभी फाइनली अप्रूव किया, जो कि लीगो प्रोजेक्ट को अप्रूव किया, जैसे कि इसका नाम है फुल फॉर्म लेज़र इंटरफेरोमीटर और ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, या फिर इसको लीगो प्रोजेक्ट भी बोलते हैं। अब इसमें हम ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर की तरह, मतलब ग्रेविटेशनल वेव की स्टडी करने के लिए मेनली ये लीगो प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो जो लीगो इंडिया प्रोजेक्ट है, ये एक एडवांस्ड ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी इसमें प्लान किया जाएगा, जो कि एक वर्ल्ड वाइड नेटवर्क का पार्ट होगा। ठीक है, तो ये जो इंडिया का जो लीगो इंडिया प्रोजेक्ट है, ये इसमें थर्ड ऑफ इट्स काइंड, मीन्स ये तीसरा नंबर का प्रोजेक्ट है। इसके पहले हमने लुजियाना और वाशिंगटन में ऐसे 2 प्रोजेक्ट हमने देख चुके हैं। और तो मीन्स ऐसे टोटल सिर्फ 4 ऐसे प्रोजेक्ट हैं लीगो के जो चल रहे हैं। एक इंडिया में, एक हो गया लुजियाना में, और एक वाशिंगटन डीसी जो कि यूएस में है, और एक कांगड़ा जो कि जापान में देखने को मिलता है। तो 4 डिटेक्टर कांगड़ा में है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसका जो लोकेशन होगा अपने लीगो इंडिया का, ये हिंगोली डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में हम रखेंगे। और ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी से फंडिंग वगैरह इसकी मिलेगी, और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी इसे फंडिंग करेगा। तो ये एक तरह का कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट और लीगो लेबोरेटरी यूएसए का। ठीक है, नेक्स्ट हम समझते हैं आइंस्टीन टेलीस्कोप। तो ये एक सर्न, जो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च के साथ में एक कोलैबोरेशन है आइंस्टीन टेलीस्कोप के लिए, कि इसमें मेनली ये होस्ट करेगा थर्ड जनरेशन ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी को। तो ये भी एक वेव से ही रिलेटेड है, ग्रेविटेशनल वेव से रिलेटेड। नेक्स्ट हम समझते हैं फ्रेंड लीज़ा और लीज़ा से हम ऑलरेडी लीज़ा से ऑलरेडी हम इसमें यूपीएससी में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन देख चुके हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आगे के लिए भी। तो लीज़ा दैट इज़ लेज़र इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना। तो ये एक स्पेस बेस्ड ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी है, जो कि हम लीज़ा पाथफाइंडर के अंडर पे इसको हम बिल्ड करेंगे। लीज़ा पाथफाइंडर, जो कि हम 2015 में देखने को मिला था, 2015 में इसको लॉन्च किया गया था लीज़ा पाथफाइंडर को। और जो लीज़ा होगा 2035 तक इसको हम मेनली इस्टेब्लिश करेंगे, इसको लॉन्च करेंगे। ठीक है, तो जो हम लीज़ा और लीज़ा पाथफाइंडर देखते हैं, तो ये ईएसए जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, इन्होंने इसको लीड किया था। और इनके साथ साथ जो और ज़्यादा नासा ने भी कोलैबोरेट किया था, और कुछ इंटरनेशनल कंसोर्टियम साइंटिस्ट ने भी इसके साथ पार्टीशन किया था, इसमें पार्ट लिया था। ठीक है, देन हम देखते हैं इवॉल्व जो लीज़ा है, इवॉल्व लीज़ा। तो ये एक एक्सप्लोरिंग मिशन है, जो कि ग्रेविटेशनल यूनिवर्स के जो ग्रेविटेशनल वेव्स हैं इनको सब स्टडी करेगा। इसके 2 पार्ट हैं, एक मदर है और इसकी 2 डॉटर्स हैं। ठीक है, जो कि स्पेसक्राफ्ट होंगे, मदर एंड 2 डॉटर्स स्पेसक्राफ्ट। तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट टॉपिक होगा फ्रेंड्स ब्लैक होल। तो ये हम आने वाले टाइम पे करेंगे। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए AMIS पीसेस चैनल के साथ, और लाइक कीजिए AMIS पीसेस चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। साथ ही साथ फीडबैक ज़रूर दीजिए, जिससे मुझे पता चले कि और मैं इस लेक्चर में क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। ठीक है, तो फीडबैक ज़रूर दीजिए आप, और AMIS पीसेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू। और फ्रेंड्स, मुझे एक और बात आपको बतानी थी कि ऑलरेडी हमने इन्वायरमेंट वाला पोर्शन PT 365 इन्वायरमेंट की ऑलरेडी कवर कर ली है, देन पॉलिटी की भी कवर कर ली है, और इकोनॉमी की चल रही है, साथ साथ सोशल इशूज़ की भी हमने कवर कर ली है। सोशल इशूज़ की पूरी मैराथन वीडियो पड़ी है, और इन्वायरमेंट पॉलिटी की भी मैराथन वीडियो पड़ी है। और इसी तरह हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भी आने वाले 2-3 दिनों में कवर कर लेंगे। तो आप लोग बाकी वीडियोस भी, बाकी PT 365 भी जाके देख सकते हैं। ओके, तो थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए आप लोग AMIS पीसेस चैनल के साथ।